अब इसके बाद हमें क्या समझना है, देखिए हमने एक क्या पढ़ा था, डिमांड कर्व, बहुत ही डिटेल में डिमांड कर्व पढ़ा था और लॉ ऑफ डिमांड को समझा था। क्या था लॉ ऑफ डिमांड? प्राइस के इंक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज़ होगी, प्राइस के डिक्रीज़ होने से क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ होगी। इसके हमने कुछ रीज़न्स पढ़े थे कि ऐसा होता क्यों है, ये डिमांड कर्व हमारा नेगेटिव स्लोप क्यों बनता है, इसके रीज़न समझे थे हमने। क्या रीज़न्स थे? हमने समझा था प्राइस इफ़ेक्ट की वजह से, और प्राइस इफ़ेक्ट किससे बनता है? सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट की वजह से। इसको हम डिटेल में कवर कर चुके हैं। कब? जब हम डिमांड कर्व में पढ़ रहे थे कि क्यों डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या लॉ ऑफ डिमांड का क्या रीज़न है, तो उन सब में हमने ये पढ़ ली थी। ये 3 बातें हमने पढ़ ली थी, 1, 2 और 3। अब डिमांड कर्व का एक और रीज़न है क्यों डिमांड कर्व नेगेटिव स्लोपिंग होता है, इसका एक और रीज़न है, वो है लॉ ऑफ DMU। अब हम क्या करेंगे, डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की हेल्प से क्या डिराइव करेंगे, लॉ ऑफ डिमांड या फिर डिमांड कर्व को। कैसे करेंगे? देखिए एक ग्राफ मेरे पास है ये, और इसके साथ में मैं एक और ग्राफ बना रहा हूँ, ये, ठीक है, क्लियर। क्या किया है मैंने, 2 ग्राफ बनाए हैं। यहाँ पर रखा मैंने MU और PX, प्राइस ऑफ एक्स कमोडिटी, और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स कमोडिटी। इस साइड है क्वांटिटी। क्या डिराइव करना है हमें, लॉ ऑफ DMU की हेल्प से हम डिमांड कर्व डिराइव करेंगे। तो डिमांड कर्व में क्या होता है, y एक्सिस पे हम रखते हैं प्राइसेस और x एक्सिस पर क्वांटिटी डिमांडेड। क्लियर। लॉ ऑफ DMU कैसे बनाते हैं हम, लॉ ऑफ DMU हमें दिखता है इस तरीके से। क्लियर। क्या होता है कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, वो डिक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे हम मोर यूनिट्स ऑफ ए कमोडिटी कंज्यूम करते हैं तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ये क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये क्या है, MUX। उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने बनाया था प्राइस। प्राइस क्या होते थे हमारे, कांस्टेंट। ये क्या है, प्राइस PX, जो कि क्या है, कांस्टेंट। और जहाँ पर MUX और प्राइस बराबर होते थे वो क्या होता था, इक्विलिब्रियम। तो हमारा इस पॉइंट पे क्या है, इक्विलिब्रियम। क्लियर। यही हमारी क्या होती थी, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। जब भी हमारा प्राइस MUX के बराबर हो जाए, यानी हम जितना पे कर रहे हैं उतना ही अगर हमें सेटिस्फेक्शन मिले, तब हमारा क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ठीक है। अब मान लेते हैं ये जो प्राइस है ये कितना है, 10 रुपीज़। क्लियर। 10 रुपीज़ प्राइस है और ये क्वांटिटी है हमारी, मान लेते हैं 2 यूनिट। क्लियर। क्वांटिटी कितनी है, 2 यूनिट। यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हमारा कहाँ पे आ रहा है कि अगर 10 रुपये का प्राइसेस है तो अगर मैं 2 यूनिट्स खरीद लूँ उस प्रोडक्ट की तो मेरी यूटिलिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है। यही कंडीशन है हमारी इक्विलिब्रियम की। अब इसी प्राइस पर मैंने क्या बोला, इस प्राइस पर कंज्यूमर 2 यूनिट की डिमांड करता है, 2 यूनिट खरीदना चाहता है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसी चीज़ को मैं इस ग्राफ पर शिफ्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो मैंने क्या किया, इस प्राइस को एक्सटेंड किया, इस प्राइस को मैंने क्या किया, एक्सटेंड किया और बोला कि इस प्राइस पर कंज्यूमर कितने की डिमांड करता है, 2 यूनिट्स की डिमांड करता है। तो ये मैंने बनाई 1 और 2। ये क्या किया है मैंने, सेम बनाने की कोशिश की है। ये जो यूनिट्स हैं ये सेम बनाने की कोशिश की है मैंने यहाँ पे। ठीक है। तो 10 रुपये पर 2 यूनिट्स डिमांड करता है। ठीक है। एक पॉइंट हमें ये मिल गया। क्लियर। इस पॉइंट पर प्राइस क्या है, 10 रुपीज़, और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या है, 10। यहाँ पे मैंने लिखा है ना MUX और PX, 2 चीज़ प्लॉट की है मैंने। तो यहाँ पर प्राइस और MUX बराबर होना चाहिए। तो बराबर होना चाहिए का मतलब क्या है, अगर प्राइस 10 है तो MUX भी क्या होगा,
10 होगा तभी हमारा क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। यानी कि प्राइस इज इक्वल टू MUX और यहाँ पे क्या है 10 इक्वल्स टू 10, यही वाली कंडीशन है। अब क्या होता है कि किसी रीज़न की वजह से प्राइसेस जो हैं वो कितने हो जाते हैं, 5 रुपये। क्या प्राइसेस हो जाते हैं, 5 रुपये। यानी कि अब जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन हमारी क्या हो गई, डिस्टर्ब हो गई। हम इक्विलिब्रियम से डिस्टर्ब हो गए, डिसइक्विलिब्रियम पर चले गए। ठीक है, क्या हुआ यहाँ पर ये कंडीशन है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी है x से मिलने वाली कितनी थी वो इस पॉइंट पर 10, यानी मार्जिनल यूटिलिटी तो थी 10 और प्राइसेस कितने हो गए, अब प्राइसेस हो गए हैं 5। यानी कि ये कौन सी कंडीशन बन गई है, ये कंडीशन बन गई है MUX इज़ ग्रेटर देन PX। क्या हो गया है कि हमें जो हम प्रोडक्ट ख़रीद रहे हैं उससे हमें मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है, उसके बदले हम पैसा कम पे कर रहे हैं, यानी कि अब हम उसे और ख़रीद सकते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, विल बाय मोर ऑफ X। मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास क्या हुआ यहाँ पे प्राइसेस कम होने की वजह से, प्राइसेस चेंज होने की वजह से डिसइक्विलिब्रियम में आ गए। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या हुआ कि मार्जिनल यूटिलिटी 10 है, यहाँ से निकाला मैंने मार्जिनल यूटिलिटी 10, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे क्या था, मार्जिनल यूटिलिटी 10 थी और प्राइसेस हो गए हैं अब 5। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो एडजस्ट करने के लिए क्या करेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है किसी प्रोडक्ट को ख़रीदने से, पैसा कम पे कर रहे हैं, तो इसकी क्वांटिटी हम क्या करेंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। तो हम 5 रुपये पर क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर देंगे। तो क्वांटिटी अब मेरी हो जाएगी 3। नया इक्विलिब्रियम क्या आ गया, E डैश। क्लियर, क्या किया मैंने, क्योंकि मेरी मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर ज़्यादा मिल रही थी किससे, प्राइस से, तो मैंने क्या किया, और प्रोडक्ट को ख़रीदा। यही हम समझ रहे थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में। तो मैंने और प्रोडक्ट को ख़रीदा और मेरी मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी। क्यों, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। तो क्या होगा, धीरे धीरे मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी और वो प्राइस के बराबर आ जाएगी। ठीक है, तो वो कब आएगी प्राइस के बराबर, इस कंडीशन में आ जाएगी। यहाँ पर क्या है, प्राइस 5 रुपीज़ और मार्जिनल यूटिलिटी भी क्या है, 5 रुपीज़। तो यहाँ पर क्या आ गया, नया इक्विलिब्रियम। तो अब कंज्यूमर 5 रुपये में, 5 रुपये को मैंने एक्सटेंड किया, डिमांड कर्व पे ले गया, 5 रुपये में 3 क्वांटिटी को प्रेफर करता है। तो 5 रुपये में 3 क्वांटिटी, तो 1 पॉइंट हमें ये मिल गया। क्लियर। अब सपोज़ किसी रीज़न की वजह से इसका जो प्राइस है वो कितना हो गया, 15 रुपीज़, यानी हम फिर डिसइक्विलिब्रियम पे आ गए, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। क्या कंडीशन हो गई है यहाँ पर, MUX जो है वो कितना है, 5। ठीक है, यहाँ से हम यहाँ पे शिफ्ट हुए ना, तो MUX यहाँ पे कितना था, 5, और प्राइस कितना हो गया है, प्राइस हो गया है 15। यानी कि क्या कंडीशन हो गई है, MUX इज़ लेस देन PX। कैसे, MUX कितना है 5 और ये कितना है 15। ठीक है, यानी जितना हम पे कर रहे हैं उससे कम सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, यानी कि हम कमोडिटीज़ को नहीं खरीदेंगे, नॉट बाय, हम इसको नहीं खरीदना चाहेंगे, हम अपनी क्वांटिटीज़ को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमें डिससेटिस्फेक्शन मिल रहा है। और जैसे जैसे हम इसकी क्वांटिटी को कम करेंगे तो हमारा मार्जिनल यूटिलिटी क्या होगा, इंक्रीज़ होगा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी की वजह से। तो जैसे जैसे MU इंक्रीज़ होगा तो PX के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो क्या हुआ कि हमने इसकी क्वांटिटी को कम कर दिया लॉ ऑफ DMU की वजह से, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन कम मिल रहा था तो हमने क्वांटिटी को कम कर दिया। तो कम कितना कर दिया, ये आ गया हमारा नया इक्विलिब्रियम E2 और इसकी क्वांटिटी कितनी आ गई, 1। यानी जैसे ही प्राइसेस 15 हुए तो लॉ ऑफ DMU के हिसाब से मार्जिनल यूटिलिटी थी वो कम मिल रही थी और प्राइस जो थे वो ज़्यादा पे कर रहे थे। तो हमने क्या किया, उस प्रोडक्ट को नहीं ख़रीदा, हमने उसकी क्वांटिटी को कम कर दिया ताकि मार्जिनल यूटिलिटी वापस से इंक्रीज़ हो जाए। तो हमने क्या किया, क्वांटिटी को 3 से वापस 1 पर लिया है। कब, जब प्राइसेस 15 थे। तो इस 15 को मैं आगे लेके जाता हूँ, तो प्राइसेस यहाँ पर हो गए 15 और क्वांटिटी हो गई 1। क्लियर। तो जैसे जैसे मैंने प्राइसेस चेंज किए वैसे वैसे मेरी क्वांटिटीज़ भी चेंज हुई। और ये किसके हिसाब से किए हमने, लॉ ऑफ DMU के हिसाब से किए, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के हिसाब से किए। अब मैं इसे अगर ज्वाइन कर दूं तो क्या बन जाएगा, ये है मेरा
डिमांड कर्व। क्लियर? इस तरीके से हम लॉ ऑफ डीएमयू की हेल्प से डिमांड कर्व को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, 15 पर 1 यूनिट, 10 पर 2 यूनिट, 5 पर 3 यूनिट। क्लियर? इसी तरीके से निकलता था हमारा डिमांड कर्व। अगर प्राइसेस इंक्रीज होगा तो क्या होगा, क्वांटिटी हम कम कर देंगे। क्यों कर देंगे कम? इस वजह से, क्योंकि हमें सेटिस्फेक्शन जो है वो कम मिल रहा है, तो अब क्वांटिटी उसकी कम कर देंगे। जिसमें ज़्यादा सेटिस्फेक्शन उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करेंगे। यहाँ पे तो कम हो रहा है। जैसे ही प्राइसेस कम होते हैं हमारा सेटिस्फेक्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है, जब सेटिस्फेक्शन बढ़ जाएगा तो हम ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे, और जैसे ज़्यादा क्वांटिटी खरीदेंगे तो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी। क्यों? लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से। ठीक है, तो इसलिए क्या होगा, क्वांटिटी इंक्रीज कर देंगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, लॉ ऑफ डीएमयू की हेल्प से डिमांड कर्व को डिराइव करते हैं। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट कंसेप्ट, कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस को हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। कैसे समझ चुके हैं? जब हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ वन कमोडिटी समझ रहे थे तो हमने एक डिफरेंस निकाला था। ठीक है, वो डिफरेंस क्या था, एक्स्ट्रा यूटिल्स। क्या थी वो? एक्स्ट्रा यूटिल्स। अगर हम 10 रुपये पे कर रहे हैं तो उससे हमें 18 यूटिल्स की क्या मिल रही थी, यूटिलिटी मिल रही थी, यानी कि हमें 8 की एक्स्ट्रा यूटिलिटी मिल रही थी। इसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। कैसे समझते हैं? सबसे पहले जो कंज्यूमर सरप्लस है वो किसने दिया था, ड्यूपिट नाम के इकोनॉमिस्ट ने दिया था। कब? 1844 में। ठीक है, इन्होंने कुछ बताया कंज्यूमर सरप्लस के बारे में, थोड़ी बहुत डिटेल्स बताई, पूरी बात अच्छे से रख नहीं पाए, तो इसका रिफाइंड वर्जन लेके आए मार्शल। इसका रिफाइंड वर्जन लेके आए मार्शल। कब? 1890s में। 1890s में ये इसका एक रिफाइंड वर्जन लेके आए अपनी बुक में, जिसमें उन्होंने बताया कि एक्चुअल में कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। तो मार्शल ने बताया कंज्यूमर सरप्लस होता है हमारा विलिंग टू पे माइनस एक्चुअली पेड। यानी फॉर एग्जांपल मैं किसी दुकान में गया और मैं ये सोच के गया कि मुझे एक शर्ट लेके आनी है, और शर्ट कितने की लेके आनी है, 500 रुपये तक की मुझे एक शर्ट लेके आनी है। कितने की लेके आनी है? 500 रुपये तक की मुझे एक शर्ट खरीद के लेके जानी है। ये मैं सोच के गया। सोचने के बाद जब मैं दुकान पे गया तो मैंने शर्ट देखी और पसंद की, और जो शर्ट मुझे पसंद आई वो मुझे कितने में मिली, 400 रुपये में मिली। तो मैं उसके कितने रुपए दे के आया, 400 रुपये। सोच के मैं गया था कि 500 रुपये में शर्ट लूँगा, यानी विलिंग टू पे, कितना पैसा पे करना चाहता था मैं, 500 रुपये। कितना एक्चुअली उसको पे करके आया हूँ, 400 रुपये। यानी कंज्यूमर सरप्लस कितना आ गया, 100 रुपये। ये क्या है, कंज्यूमर सरप्लस। यानी मैं जितना सोच के गया हूँ, मैं जितना पे कर सकता हूँ, उसमें से अगर मैं जितना पे करके आया हूँ उसको माइनस कर दूँ तो क्या निकल के आ जाएगा, कंज्यूमर सरप्लस। ये थी मार्शल की डेफिनेशन। क्लियर? अब इसको हमें टोटल यूटिलिटी की सेंस में समझना है। अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं, यूटिलिटीज़ को समझ रहे हैं, तो अब हम यूटिलिटी की सेंस में समझेंगे कंज्यूमर सरप्लस। तो डायग्राम की हेल्प से समझेंगे हम कंज्यूमर सरप्लस। यहाँ पे क्या रखता हूँ मैं, प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स, और यहाँ पे मैं रखता हूँ क्वांटिटी। क्लियर? यही कर रहे हैं अभी तक हम। अब मैं बनाता हूँ एक मार्जिनल यूटिलिटी कर्व। ये क्या है मेरा, मार्जिनल यूटिलिटी कर्व, MU। लॉ ऑफ डीएमयू के हिसाब से घटता जाएगा, जैसे जैसे हम क्वांटिटी को इंक्रीज़ करते जाएंगे वैसे वैसे ये घटता जाएगा। अब ये जो कर्व बनाया है मैंने, ये कैसे बनाया है, कर्व मैंने यही तो सोच के बनाया होगा कि पहली यूनिट से मुझे इतनी यूटिलिटी मिली होगी, ये मार्जिनल यूटिलिटी होगी, दूसरी से इतनी, तीसरी से इतनी, चौथी से इतनी, पांचवी से इतनी, छठी से इतनी। मतलब इस पे वो सारे पॉइंट्स हैं, इस पे वो सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर मुझे अलग अलग क्वांटिटी पे मार्जिनल यूटिलिटीज़ मिल रही हैं। क्लियर? ये पूरा कर्व मैंने किससे बनाया है, उन अलग अलग पॉइंट से बनाया है जिस पे मुझे अलग अलग क्वांटिटी पे यूटिलिटीज़ मिल रही हैं। ठीक है, तो यानी कि इसके नीचे ये सारी क्या है, ये सारा है मार्जिनल यूटिलिटी। क्लियर? अब टोटल यूटिलिटी कैसे निकालनी सीखी थी हमने। टोटल यूटिलिटी निकालते हैं जब हम मार्जिनल यूटिलिटीज़ को ऐड कर देते हैं। सारी मार्जिनल यूटिलिटीज़ को हम क्या करते हैं,
ऐड कर देते हैं तो क्या निकल के आ जाता है, टोटल यूटिलिटी। तो ये जो कर्व है ये किससे बनाया मैंने, मार्जिनल यूटिलिटी से। मतलब ये पॉइंट हमें ये शो कर रहा है कि इस क्वांटिटी पे क्या है, इतनी मार्जिनल यूटिलिटी है, इतनी मार्जिनल यूटिलिटी है। इस पॉइंट पे क्या है, इतनी मार्जिनल यूटिलिटी है। इस पॉइंट पे क्या है, इतनी मार्जिनल यूटिलिटी है। तो इस कर्व के नीचे इस पूरे एरिया को अगर हम ऐड कर दें तो ये सारा क्या निकल के आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। समझ में आई बात। ये कर्व किससे बना है, मार्जिनल यूटिलिटी से। मार्जिनल यूटिलिटी मतलब इन सब की अलग अलग क्वांटिटी में अलग अलग यूटिलिटी मिलती है मुझे कंज्यूम करने पे। जब मैं इन सब को ऐड कर दूंगा तो ये क्या निकल के आ जाएगा, टोटल यूटिलिटी। यानी कि ये जो सारा एरिया है ये क्या है मेरा, टोटल यूटिलिटी। एरिया अंडर द कर्व इज टोटल यूटिलिटी। अब इक्विलिब्रियम कब होता है, सपोज ये प्राइस है 10 रुपीज़, 10 रुपीज़ पर ये आ गया मेरा इक्विलिब्रियम। ठीक है, इस पे मैं मान लेते हैं 2 क्वांटिटी कंज्यूम करता हूँ। ये क्या है मेरा इक्विलिब्रियम। 10 रुपये पे करके मैं कितनी क्वांटिटी खरीदता हूँ, 2 क्वांटिटी, जहाँ पर मेरी यूटिलिटी मैक्सिमाइज हो जाती है। ठीक है, एम यू कर्व है, यहाँ पर क्या है, पी एक्स इज इक्वल टू एम यू एक्स। ठीक है, ये पूरा एरिया क्या है, मेरी टोटल यूटिलिटी। और मुझे सिर्फ ये वाला एरिया निकालना है तो कैसे निकालूंगा, ये प्राइस है, ये क्वांटिटी है, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो इस रेक्टेंगल का एरिया निकल के आ जाएगा। क्लियर है ये बात। तो मैंने क्या बोला कि मैं 10 रुपये पे करता हूँ तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया मेरा, ये डब्बा। मतलब मैं पेमेंट जो कर रहा हूँ वो इतनी कर रहा हूँ, लेकिन इस क्वांटिटी में मुझे सेटिस्फेक्शन कितना मिल रहा है, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है ये सारा का सारा क्या है, ये टोटल यूटिलिटी। मतलब अगर ये जो पूरा टोटल यूटिलिटी का बॉक्स है, अगर ये 500 है और ये डब्बा अकेला सिर्फ कितना है, 200 है, तो इसका ये मतलब है कि मैंने 200 रुपये का खर्चा करके 500 का सेटिस्फेक्शन ले लिया है। क्लियर, क्या समझ में आया। इस कर्व के अंडर सारी क्या है, टोटल यूटिलिटी, यानी मार्जिनल यूटिलिटी को हमने ऐड कर दिया तो सारा जो एरिया निकल के आया वो क्या है, टोटल यूटिलिटी। पे कितना किया हमने, 10 रुपये। 10 रुपये के हिसाब से हमने मल्टीप्लाई करके देख लिया, हमारा ये एक्सपेंडिचर आया। ठीक है, ये क्या है, ये रेक्टेंगल क्या है हमारा, एक्सपेंडिचर। इतना खर्चा किया हमने, तो इतना खर्चा करके हमें टोटल यूटिलिटी तो इतनी मिली, 500 की मिली। खर्चा हमने 200 का किया, यानी कि पेमेंट हमने कितने की पेमेंट हमने की 200 की, और मिला क्या हमें, रिसीव क्या हुआ, 500 का सेटिस्फेक्शन। तो डिफरेंस कितना आया, 300 का। इसी को हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। यानी कि ये वाला जो एरिया है इसको हम क्या कहते हैं, कंज्यूमर सरप्लस। क्लियर है ये बात, समझ में आई। तो कंज्यूमर सरप्लस का टोटल यूटिलिटी के हिसाब से क्या फॉर्मूला हुआ, अगर हम टोटल यूटिलिटी में से एक्चुअली पेड को हटा दें तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, कंज्यूमर सरप्लस। टोटल यूटिलिटी कितनी थी, 500 की, माइनस कितना किया, जितने हमने पे किया, तो 500 माइनस 200 इज़ इक्वल टू 300। ये क्या है हमारा, कंज्यूमर सरप्लस। अब हमने पूरा कार्डिनल अप्रोच ख़त्म कर लिया है, हमने सारी चीज़ें पढ़ ली हैं जो जो हमें समझनी थी कि टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। अब कुछ इकोनॉमिस्ट ने इसको क्रिटिसाइज़ किया, तो अब हम पढ़ेंगे क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ कार्डिनल अप्रोच, कि कार्डिनल अप्रोच में क्या क्या दिक्कतें हैं। तो सबसे पहली दिक्कत क्या है, कार्डिनल मेजरेबिलिटी ऑफ यूटिलिटी इज इम्प्रैक्टिकल। सबसे बड़ी ही दिक्कत ये है कि हम यूटिलिटी को क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं समझ सकते। हम किसी से ये नहीं पूछ सकते कि आपको एप्पल खाने से कितने क्वांटिटी का सेटिस्फेक्शन मिला। आप ये नहीं बता सकते कि एप्पल खाने से 10 यूनिट्स का, 10 यूटिल्स का सेटिस्फेक्शन मिला। ठीक है, तो सबसे बड़ी जो दिक्कत थी वो यही थी कि हम यूटिलिटी को मेज़र
क्वांटिटेटिव टर्म्स में नहीं कर सकते, ये इम्प्रैक्टिकल है। सेकंड क्या है, रॉन्ग assumption of independent utilities। हमने क्या बोला कि यूटिलिटीज़ का दो गुड्स पर कोई असर नहीं पड़ता, यानी कि टी की यूटिलिटी अलग है, बिस्किट की यूटिलिटी अलग है, ठीक है, दोनों का आपस में यूटिलिटी का कोई लेना देना नहीं है, इंडिपेंडेंट है। लेकिन एक्चुअल में कभी कभी क्या होता है कि टी की यूटिलिटी इंक्रीज़ हो जाती है अगर आप साथ में बिस्किट भी रखते हैं तो, ठीक है। तो ये जो अजम्पशन है इंडिपेंडेंट यूटिलिटीज़ की कि आपस में दो प्रोडक्ट्स में कोई रिलेशन नहीं है यूटिलिटीज़ में, वो गलत है, ठीक है। कभी कभी ये चीज़ भी हो जाती है कि जो यूटिलिटीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, डिपेंडेंट होती हैं एक दूसरे पर। थर्ड पॉइंट है अजम्पशन ऑफ कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज़ रॉन्ग। हमने क्या माना था कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो क्या होती है, कांस्टेंट, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। अगर हमारे पास मनी कितनी है, ज़्यादा है, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगर हमारे पास ज़्यादा मनी है, उसमें से कोई कुछ मनी मांगेगा तो हम ईज़िली दे सकते हैं, उसकी यूटिलिटी कम है हमारे पास। लेकिन अगर हमारे पास मनी कम है तो उसकी यूटिलिटी बहुत ज़्यादा है, हम कम पैसे को बहुत सोच समझ के खर्चा करते हैं, ऐसे बेफिजूल में खर्चा नहीं करते। तो हमारे लिए कम मनी की यूटिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा मनी की यूटिलिटी कम है। इसको हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, जो कि कांस्टेंट नहीं होता, ठीक है। एक्चुअल में ये कांस्टेंट नहीं होता। फोर्थ है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस डज नॉट स्प्लिट प्राइस इफेक्ट इनटू सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट एंड इनकम इफेक्ट। हमने क्या बात की थी, हमने ये बात की थी कि जब भी प्राइस में इंक्रीज़ या डिक्रीज़ आएगा तो डिमांड कैसी होगी, वो चेंज होगी। कैसे, अगर प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, प्राइस डिक्रीज़ होगा तो डिमांड इंक्रीज़ होगी, यही पढ़ा था हमने। इसका रीज़न हमने ये देखा था, ये इसलिए होता है क्योंकि प्राइस इफ़ेक्ट होता है। प्राइस इफ़ेक्ट क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट, यानी इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से हमारी जो डिमांड है वो चेंज होती है। लेकिन कार्डिनल यूटिलिटी में ऐसा कुछ बताया नहीं, सिर्फ इतना बताया कि लॉ ऑफ डीएमयू की वजह से हमारी क्वांटिटी चेंज होती है। ये वाली जो प्रैक्टिकल अप्रोच है ये बताई ही नहीं गई, हमें सिर्फ इतना बताया कि जो डिमांड कर्व का स्लोप है वो नेगेटिव इसलिए है क्योंकि लॉ ऑफ डीएमयू लगता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी लगता है, एसई और आईई का कोई लेना देना नहीं है। तो ये भी बात क्या है, इम्प्रैक्टिकल है, ये गलत है। फिफ्थ पॉइंट है मार्शल could not explain Giffen paradox। गिफन पैराडॉक्स क्या होता है, जब हम डिमांड को समझ रहे थे ऑलरेडी मैं समझा चुका हूँ कि गिफन पैराडॉक्स क्या होता है। गिफन पैराडॉक्स होता है डिमांड, लॉ ऑफ डिमांड का एक्सेप्शन। प्राइस के डिक्रीज होने से क्वांटिटी भी डिक्रीज होती है, ये क्या होता है, गिफन पैराडॉक्स। और ये किस लिए होता था, ये होता था इनकम इफ़ेक्ट की वजह से। आप मेरी डिमांड की वीडियो को देखना और वहाँ पे गिफन पैराडॉक्स को समझना, वहाँ पे मैंने आपको डिटेल में बताया हुआ है क्या कि इनकम इफ़ेक्ट क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट क्या है, ठीक है। तो मार्शल जो है, इकोनॉमिस्ट जो हैं, जो कार्डिनल यूटिलिटी की बात करते हैं, वो गिफन पैराडॉक्स को यहाँ पर एक्सप्लेन नहीं कर पाए। क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाए, क्योंकि गिफन पैराडॉक्स में हम क्या यूज़ करते हैं, इनकम इफ़ेक्ट, और इनकम इफ़ेक्ट की तो बात ही नहीं की कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, ठीक है। हमने इससे पहले वाले पॉइंट में यही तो समझा कि हम सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट और इनकम इफ़ेक्ट की बात ही नहीं करते हैं। अब क्योंकि गिफन पैराडॉक्स सिर्फ इनकम इफ़ेक्ट और सब्स्टिट्यूशन इफ़ेक्ट की वजह से प्रूफ हो सकता है, तो यहाँ पे बात ही नहीं हुई है उनकी, तो इसलिए मार्शल जो है वो गिफन पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो ये था पूरा कार्डिनल यूटिलिटी अप्रोच।